हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल से अपन ने प्राचीन भारत की सीरीज शुरू की थी। अपना पहला टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता। तो कल अपन ने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था। फिर अपन ने बात की थी कि हड़प्पा का जो नामकरण है वो कैसे किया। फिर अपन ने बात की थी कि हड़प्पा के जो पुरातात्विक स्थल है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुए। फिर अपन ने कहा था कि हड़प्पा का जो कालखंड है या हड़प्पा कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन, अपन ने वो बात कल की थी। कल अपन ने कहा था कि अपन इसके बाद हड़प्पा के जो पुरातात्विक स्थल अपने को प्राप्त हुए हैं उनसे कौन से अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है अपने को। तो आज अपन हड़प्पा के जो पुरातात्विक स्थल है उनसे कौन कौन सी चीजें अपने को प्राप्त हो रही है, तो अपन वो सारी चीजें उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो जैसे नेट का एग्जाम है, आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उनमें हड़प्पा से जो पुरातात्विक स्थल है उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, कि कौन से अवशेष हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो अपन आज उन सभी की चर्चा एक बार करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा की सभ्यता के अंदर अपने को कौन कौन सी चीजें हैं वो प्राप्त होती है। तो बात जब हड़प्पा की करते हैं अपन, तो सबसे पहली चीज है हड़प्पा। कल अपन ने कहाँ पढ़ा था कि हड़प्पा कहाँ मिला था। तो अपन ने बात की थी हड़प्पा कहाँ था, पंजाब के अंदर। कहाँ था, पंजाब के अंदर। फिर अपन दूसरी चीज है हड़प्पा किस नदी के किनारे था। तो अपन ने बात की थी हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। पंजाब में एक प्रांत है मोंटगोमरी। पंजाब कौन सा है, तो पाकिस्तान वाला पंजाब है। ये कौन सा पंजाब है, पाकिस्तान पंजाब। फिर अगली बात अपन ने की थी ये कहाँ मिला है, तो रावी नदी के किनारे मिला था। खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब हड़प्पा के अंदर जो किस प्रकार के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं, तो जब हड़प्पा है या जो हड़प्पा सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी जाती है वो है उसका नगर नियोजन। जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि जो नगर है उसके द्वारा किस प्रकार विकास होता है और सभ्यता बनती है। तो जो नगर नियोजन था उसमें नगरों का किस प्रकार से विभाजन था या उसकी किस प्रकार से प्लानिंग की गई थी। तो हड़प्पा के जो नगर थे उनका दो प्रकार से विभाजन जनरली मिलता है अपने को। दो प्रकार से कैसे, कि एक पूर्व दिशा के अंदर और एक पश्चिम दिशा के अंदर, दोनों तरफ अपने को टीले मिलते हैं। तो जो पूर्व दिशा के अंदर टीले प्राप्त हुए अपने को वो एक सामान्य बस्ती के माने जाते हैं, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग हो गए, कृषक वर्ग के लोग हैं, वो निवास करते थे। या निचले स्थान पर जो बनाए जाते थे वो सारे किस दिशा में बनाए गए थे, पूर्व दिशा के अंदर बनाए गए थे। जबकि बात करते हैं पश्चिम की ओर, कि पश्चिम दिशा में जो दुर्ग बनाए गए, जो टीले थे वो कैसे थे, तो वो दुर्गीकृत किले थे या जो उचले या जिसे अपन कहते हैं ऊपरी वर्ग उनके लिए थे, जिसमें सामान्यतः प्रशासनिक जो वर्ग था हड़प्पा का, जो ब्राह्मण हड़प्पा के जो प्रशासनिक वर्ग और शासकीय वर्ग के लोग थे वो उसमें निवास करते थे। तो हड़प्पा में अपने को दो प्रकार से टीले मिले थे। कौन कौन से, तो एक तो मिलता है पूर्व दिशा के अंदर, एक मिलता है पश्चिम दिशा के अंदर। अब इन किलों की रक्षा के लिए क्या बनाया जाता है, किसी भी किला जो बनता है, जैसे कोई भी अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं, तो उन किलों की सुरक्षा के लिए अपन क्या बनाते हैं, परकोटा बनाते हैं, या जैसे अपन कहते हैं दीवार बनाते हैं। अब हड़प्पा में जो दीवारें बनाई गई थी या जो परकोटा बनाया गया था उसके पीछे क्या कारण था। हड़प्पा में अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा है वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहां पर नहीं थी। तो हड़प्पा का जो शासन है वो किस प्रकार चलता है वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन जो परकोटा जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया, हड़प्पा का जो परकोटा है शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया था, कि उस वक्त ऐसे शत्रु कोई थे नहीं कि जिनसे सुरक्षा की जाए। हड़प्पा की जो परकोटे बनाने के पीछे की कहानी है कि हड़प्पा का जो परकोटा है वो कैसे बना, तो इसमें बताया है कि हड़प्पा का जो परकोटा है वो लुटेरों और पशुओं, जो पशु है हड़प्पा की जो सभ्यता है वो आर्थिक जीवन उसका कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर करता था। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने परकोटा बनाया था। जैसे कालीबंगा जो अपनी राजस्थान के अंदर है वहां दोहरी रक्षा प्राचीर अपने को प्राप्त होती है। तो जो हड़प्पा का टीला है वो दो प्रकार से मिलता है, एक तो पूर्व में और एक पश्चिम के अंदर। जो इस पश्चिम में टीला मिला वो है प्रशासक वर्ग का। किसका था, प्रशासक वर्ग का, प्रशासकीय वर्ग। इस टीले को माउंट एबी के नाम से भी जानते हैं, माउंट एबी। तो पश्चिम में जो किला मिलता है वो किसका था, प्रशासकीय वर्ग का। जबकि पूर्व में जो टीला मिलता है वो है सामान्य बस्ती का। किसका था, सामान्य बस्ती का। अब आगे जब अपन बात करते हैं कि सामान्य बस्ती के अंदर श्रमिक वर्ग के लोग रहे, कृषक वर्ग के लोग उसमें निवास करते थे, तो हड़प्पा के अंदर अपने को एक और चीज मिलती है, वो थे श्रमिकों के आवास। कि हड़प्पा से अपने को कौन सी चीज मिली है, श्रमिकों के आवास।
फिर अपन ने कल बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो वहां से अपने को एक पीतल की इक्का गाड़ी या जिसे बैलगाड़ी कहते हैं वो भी अपने को वहां से प्राप्त होती है। फिर हड़प्पा से तांबे का एक स्केल भी अपने को प्राप्त हुआ था। फिर अपने को एक हड़प्पा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजों में से एक है वो है वहां की विदेशी विदेशी एक कब्र है वो अपने को वहां से प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगली चीज है वो है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर है कि हड़प्पा है वहां से अपने को सबसे ज्यादा मोहर है वो अभिलेख युक्त प्राप्त होती है। जबकि यदि पूरी मोहरों की बात अगर की जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है तो वो होती है मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने अपनी है कि जो अभिलेख हैं कैसे हैं, अभिलेख युक्त मोहर है वो कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। जबकि टोटल अगर सभी प्रकार की मोहरों की बात की जाएगी तो वो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो के अंदर से मिलती है अपने को। उसके बाद अपन बात करते हैं मृण मूर्तियों की। तो हड़प्पा में अपने को एक मृण मूर्ति बहुत फेमस मूर्ति है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे वाली मृण मूर्ति की एक स्त्री है उसके गर्भ से पौधा निकलता बताया गया है। तो इस मूर्ति को देखकर जॉन मार्शल जो पुरातत्ववेदा थे अपन ने कल पढ़ा था उन्होंने इसको कहा था कि किसकी मूर्ति है? पृथ्वी माता की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? पृथ्वी माता की। किसने की कहा था? जॉन मार्शल। जॉन। तो भाई स्त्री के जो गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपन आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये हड़प्पा के धार्मिक जीवन को भी अपने को दिखाता है कि हड़प्पा का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था कि वहां पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति को देवी के रूप में पूजा जाता था। तो जॉन मार्शल ने कहा था कि यदि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दे रहा है तो वो पृथ्वी माता के रूप में पूजनीय है। अब उसको पृथ्वी माता का नाम उन्होंने दिया था। उसके बाद वहां से एक पाषाण की मूर्ति प्राप्त होती है जो सिरविहीन है, नरकबत जिसे कहा गया था वो अपने को वहां से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगली मूर्ति अपने को वहां से प्राप्त होती है वो है तांबे की मानव आकृति की। एक तांबा है उस तांबे की एक मनुष्य की आकृति वहां पर भी अपने को प्राप्त होती है। उसके बाद आगे था एक कांसे का दर्पण की हड़प्पा से अपने को कांसे का दर्पण भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ जो प्रमुख एग्जाम में सवाल इनसे रिलेटेड पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे कि हड़प्पा से जो फेमस चीजें अपने को प्राप्त हुई वो कौन कौन सी रही। तो एक बार अपन जल्दी से इसका एक फटाक से वापस देख लेते हैं कि हड़प्पा में अपने को क्या क्या प्राप्त होता है। कि जैसे सबसे पहली चीज अपने को क्या याद रखनी है कि स्थल कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा का स्थल कहाँ स्थित था? तो अपन ने पढ़ा पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब के अंदर था। फिर दूसरी चीज आई कौन सी नदी के किनारे था? तो नदी कौन सी थी? रावी नदी थी। फिर जो तीसरी चीज आती है किसकी खोज किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की। अब इसको याद रखने के लिए आप सीधा सा एक शब्द याद रख सकते हो, हद। क्या याद रख सकते हो? हद। अ से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हड़प्पा सभ्यता में थी वो था इसका नगर नियोजन, जिसमें दो प्रकार के टीले अपने को प्राप्त होते हैं। एक होता है पूर्व दिशा में, एक होता है पश्चिम दिशा के अंदर। उसके बाद जो अगली चीज अपने को हड़प्पा से प्राप्त होती है वो था श्रमिकों का आवास। फिर जो हड़प्पा में और अपने को जो फेमस चीज वो मिली वो थी विदेशी की कब्र। फिर अपन ने कहा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर है वो हड़प्पा से मिलती है। और जो पृथ्वी माता या स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो अपने को दिखाई देता है जिसकी मृण मूर्ति अपने को प्राप्त हुई वो कहाँ से थी? हड़प्पा से थी। और उसके अलावा एक तांबे का स्केल और कांसे का दर्पण, ये सभी चीजें अपने को कहां से मिलती है? तो हड़प्पा से मिलती थी। अब हड़प्पा के बाद अपन आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे मिला था। तो मोहनजोदड़ो अपने को मिलता है पाकिस्तान में। कहाँ मिलता था? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जो अपन ने कल पढ़ाई था कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ मिला था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। कि जो मृतक है उनका टीला बनाया गया था उसे किस नाम से जाना गया? मोहनजोदड़ो। आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो पे एक ऋतिक रोशन की फिल्म भी आ रखी है मोहनजोदड़ो। अब ये जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1922 के अंदर। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। अब ये किस नदी के किनारे है? तो ये मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। किसके किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। अब जो मोहनजोदड़ो है वहां से अपने को कौन कौन सी फेमस चीजें प्राप्त होती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इनमें जो सबसे फेमस चीजों में से है वो मोहनजोदड़ो का था एक तो विशाल स्नानागार। कि विशाल स्नानागार अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब इस
स्नानागार की विशेषताएं क्या थी या इतना फेमस क्यों हुआ? एक तो सबसे इसके नाम से ही पता चल रहा है विशाल, कि इसका आकार कैसा था, विशाल था। जैसे इसका आकार है वो है 39x23x8 फीट का। ये तो इसका विशाल आकार है, इसको याद रखने की आवश्यकता भी इतनी पड़ेगी नहीं। लेकिन जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि विशाल स्नानागार है वो किस काम में प्रयोग में लाया जा रहा था, तो ऐसा बताया जाता है कि हड़प्पा में जो धार्मिक अनुष्ठान थे या जो सामूहिक स्नान वगैरह करने के लिए विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। अब जो विशाल स्नानागार है इसकी विशेषताओं में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली विशेषता ये थी इसके अंदर कि उस वक्त की जो चुनाई है वो किस प्रकार हुई थी। इसमें जो फर्श बनाया गया था, जो स्नानागार है उसके फर्श के अंदर जिप्सम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? जिप्सम का। और इसके जो प्लास्टर है उसके अंदर बिट्टुमिनस का प्रयोग किया गया था, बिट्टुमिनस। तो और दूसरी जो इसके अंदर चीज आती है प्रमुख रूप से कि स्नानागार है वो क्यों फेमस हुआ, तो इसके अंदर उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के अंदर अपने को सीढ़ियां प्राप्त होती है। विशाल स्नानागार के अंदर उत्तर, नॉर्थ और साउथ के अंदर अपने को क्या प्राप्त होती है? सीढ़ियां प्राप्त होती है। अब इस स्नानागार के तीनों तरफ अपने को कमरे मिलते हैं और बीच में ये स्नानागार बनाया हुआ मिलता है। तो सबसे याद रखने की चीज जो विशाल स्नानागार में है वो है कि इसकी जो फर्श जो थी उसके अंदर किसका चुनाई के अंदर प्रयोग किया गया था? जिप्सम का प्रयोग किया गया था। और दूसरी चीज जो है वो है इसके प्लास्टर का जो था वो किसका प्रयोग था उसके अंदर? बिटुमिनस का। किसका प्रयोग था? बिटुमिनस का। अब जो जिप्सम और बिटुमिनस के प्रयोग के द्वारा ये क्या था? वाटर प्रूफिंग जो कहते हैं अपन, जल का संरक्षण, जल को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका एक अद्भुत नमूना अपने को देखने को मिलता था वहां से। तो ये जो विशाल स्नानागार है ये हड़प्पा की विशाल संरचनाओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता में अपन पूरी की बात करें तो जो सबसे बड़ा संरचना जो अपने को मिलती है वो है लोथल का गोदीवाड़ा। और उसके बाद की जो संरचना सबसे बड़ी है वो क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार मिलता है। अब जो अनानागार है जो अनाज सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में 4 स्थान। एच से हड़प्पा, के से कालीबंगा, कालीबंगा, एल से लोथल और एम से मोहनजोदड़ो। 4 स्थानों से अपने को विशाल स्नानागार प्राप्त अनानागार प्राप्त होते हैं। जो ये अनानागार है हड़प्पा का, उसके अंदर अपने को 6 कक्षों की 2 पंक्तियां प्राप्त होती है कि 6 कक्षों के अंदर कुल मिला के 12 कक्ष अपने को अनानागार के प्राप्त होते हैं हड़प्पा के अंदर से। उसके बाद जो यहाँ से और कौन सी कुछ चीजें प्राप्त हुई फेमस, तो एक तो था सीप का स्केल, एक था पशु बलि, और फिर जो सबसे पूरे विश्व के अंदर जो सबसे पहली चीज अपने को प्राप्त होती है वो है मृद भांडों के ऊपर कांच का चित्रांकन करना या कांच को किस प्रकार चिपकाया जाता है, उसे कहा गया था ओपकारी। तो ये विश्व के अंदर सबसे पहले अपने को जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वो कहां से होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपने अगर पुराने पेपर कभी सॉल्व किए हैं आरएस के, तो 2018 आरएस मेंस के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला, जिसके अंदर एक मूर्ति फेमस मूर्ति आती है कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति। यही सवाल 2018 के अंदर पूछा गया था कि जो धातु निर्मित है वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त अपने को होती है। तो मोहनजोदड़ो की ये जो कांस्य निर्मित मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति, इस आधार पर हड़प्पा की जो सामाजिक विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाती है कि वहां पर दासी प्रथा जो है वो भी विद्यमान रही होगी। इस नर्तकी की मूर्ति को देखकर अंदाज लगाया जाता है कि वहां की दास प्रथा विद्यमान थी या नहीं थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि निर्मित किससे थी, तो निर्मित किससे है? कांस्य निर्मित धातु प्रतिमा थी, मूर्ति थी नर्तकी की। उसके बाद अभी अपन ने पढ़ाई था कि जो मूर है वो अभिलेख युग तो कहाँ से है? सबसे ज्यादा हड़प्पा से, जबकि सर्वाधिक मूर है वो कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मूर बनाई गई थी वो ज्यादातर सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, सैलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी मूर। अब मोहनजोदड़ो के अंदर ही अपने को सबसे ज्यादा कुएं हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक मोहरे और सर्वाधिक कुएं ये दोनों कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये दोनों प्राप्त होते हैं अपने को मोहनजोदड़ो के अंदर से। उसके बाद जो
हड़प्पा का जो विकसित जल प्रणाली है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो के अंदर से। कारण क्या है कि हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के अंदर जो सभी घर बनाए गए थे उन घरों के अंदर एक तो अपने को कुएं के प्रमाण मिलते हैं, और जो नालियां बनाई गई थी वो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से पत्थर और ईंटों से ढकी हुई प्राप्त होती है। इस वजह से माना जाता है कि जो हड़प्पा का विकसित जल निकास प्रणाली है वो कहाँ से अपने को देखते हैं? मोहनजोदड़ो से देखते हैं। उसके बाद जो हड़प्पा के अंदर एक चीज अपने को प्राप्त होती है, वस्त्र निर्माण और चांदी के अवशेष जो अपने को प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? मोहनजोदड़ो के अंदर से प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ जो पुरातात्विक अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं वो कहाँ से थे? मोहनजोदड़ो के अंदर से। तो एक बार तुरंत इसको वापस रिवाइज करते हैं कि अपने को मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित है? पंजाब के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? उत्खनन का कार्य तो टाकलदास बनर्जी ने। कब हुई थी? 1922 के अंदर। जो सबसे इंपोर्टेंट वर्ष दो है वो एक तो हड़प्पा का और दूसरा है मोहनजोदड़ो का। उसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ आती है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी चीजें अपने को पहली बार मिलती है? तो सबसे पहली चीज अपने को मोहनजोदड़ो के अंदर, विश्व के अंदर मिलती है वो है ओपकारी, जो मृत भांडों के ऊपर कांच का चित्रांकन था। उसके बाद वस्त्र निर्माण और चांदी के अवशेष जो है वो अपने को कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो के अंदर से प्राप्त हुए थे। फिर जो विशाल स्नानागार है जिसके द्वारा अपन विकसित जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था या जल संरक्षण की व्यवस्था की जो बात करते हैं वो कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो के अंदर से प्राप्त हुई थी। और फिर अन्नागार है वो अपने को 4 जगह से हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलते हैं। कहाँ कहाँ से? लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से। तो ये था अपना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कि इनसे कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा बहुत फेमस है, यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित है। यूनेस्को की विश्व विरासत जो है सूची, उसके अंदर इसको शामिल किया हुआ है। अब कल अपन ने पढ़ा था धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ था? गुजरात के अंदर था। इसकी खोज किसने की? तो जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ये कौन सी नदी है? तो मानसर और मानहर 2 नदियां हैं, उन किनारे ये स्थित था। अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो हड़प्पा का नगर नियोजन है वो सामान्यतः 2 प्रकार से मिलता है, एक पूर्व में और एक पश्चिम के अंदर। लेकिन जो धौलावीरा था इसके अंदर अपने को 3 प्रकार के मिलता है। पूर्व और पश्चिम में तो था ही, एक और उसके जो मध्य भाग है उसमें भी अपने को एक नगर प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर केवल जो 3 नगरों के अंदर अपने को नियोजन जो मिला वो कहां से मिला था? धौलावीरा से मिलता है। अब जो ये नगर बनाया गया था इसकी जो परकोटा जो बनाया गया था, बाकी जगह ईंटों से बनाए हुए परकोटे मिलते हैं अपने को, लेकिन जो धौलावीरा का परकोटा अपने को प्राप्त होता है वो किसका था? पत्थर का बना हुआ मिलता है। और जो इसकी दीवार थी, पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर अधिकांश जगहों पे अपने को परकोटे की व्यवस्था मिलती है, लेकिन जो सबसे सुरक्षित थी और जो सबसे मोटी दीवार जहां पे मिलती है वो कहाँ थी? धौलावीरा के अंदर। जो रक्षा प्राचीर है इसकी सबसे मोटी, सबसे सुरक्षित थी, और जो सबसे ज्यादा प्रवेश द्वार जहां बनाए गए थे वो किसके अंदर थे? धौलावीरा के अंदर अपने को प्राप्त होते हैं। अब देखो धौलावीरा जो है उसके अंदर सबसे फेमस चीजें अपने को कौन सी मिली है, कि नाम से ही पता चल रहा है धौला और वीरा। तो ऐसे अपन इसको देख सकते हैं कि धौला जो है और उसके साथ क्या है? वीरा। वीरा अपने यहाँ किसको कहते हैं? भाई को कहते हैं। तो जो भाई लोग होते हैं वो सब खेल में इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़ाई से उनका दूर दूर तक का नाता होता नहीं है। तो जो खेल है, खेल के लिए स्टेडियम जो बनाया गया था वो कहाँ मिलता है अपने को? धौलावीरा के अंदर। तो जो खेल का स्टेडियम है वो कहाँ मिला था? धौलावीरा के अंदर। दूसरा जो अपने को एक कृत्रिम जलाशय जो मिलता है नहाने के लिए, या जो बांध बनाया गया था कृत्रिम जलाशय, वो कहाँ मिलता है? धौलावीरा के अंदर अपने को प्राप्त होता है। ये जल संरक्षण का अद्भुत नमूना अपने को देखने को मिला। कहां से? धौलावीरा से। जल संरक्षण के लिए जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया था उसका प्रमाण कहां से मिलता है? धौलावीरा से। अब देखो अभी अपन ने बात की थी कि भाई पढ़ने का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, क्योंकि स्कूल में टीचर से डर लगता था। और प्राचीन जमाने में और आज भी अपन देखा होगा, स्मार्ट बोर्ड से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? चौक का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? चौक का प्रयोग करते थे। तो जो सूचना पट है, क्या है? सूचना पट या साइन बोर्ड, ये अपने को कहां से मिला? धौलावीरा से। सूचना बोर्ड जिसपे अपन लिख सकते हैं, वहां पर अपने को ये जो सूचना बोर्ड मिलता है उसके कितने अक्षर मिलते हैं? 10 अक्षर प्राप्त होते हैं साइन बोर्ड के अंदर।
और ये सवाल जो सूचना पट का है ये 2023 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था आरपीसी का हिस्ट्री का, उसके अंदर पूछा जा चुका है कि सूचना पट है वो हड़प्पा के किस पुरातात्विक स्थल से अपने को प्राप्त हुआ था। तो जो सूचना पट है या साइन बोर्ड है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब जो ये धौलावीरा है इसके अपने को 7 चरण मिलता है कि ये 7 बार बना और खत्म होता है। तो कुल मिला के इसके कितने चरण प्राप्त होते हैं? 7 चरण प्राप्त होते हैं। 7 ही चरण अपने को मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए थे। तो ये था अपना धौलावीरा। सबसे पहले एक बार इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि धौलावीरा में क्या था। तो एक तो धौलावीरा में 3 चीजें मिलती है अपने को फेमस। एक तो है कृत्रिम जलाशय, दूसरा क्या था? खेल स्टेडियम, और तीसरा क्या था? साइन बोर्ड। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। कौन कौन सी? कृत्रिम जलाशय जो जल संरक्षण के लिए था, खेल स्टेडियम, और तीसरा जो है वो है सूचना पट। ये कहाँ था? तो गुजरात के अंदर मिलता है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब अपन आगे चलते हैं, वो है अपना लोथल। तो लोथल अपने को कहाँ से मिलता है? गुजरात में। कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात में। अहमदाबाद में अपने को मिलता है। अहमदाबाद में आपको पता ही है कौन सी नदी चलती है? साबरमती। तो ये भोगबा और साबरमती के संगम स्थल पर अपने को प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थल? लोथल। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डॉक्टर SR राव ने। फिर जो लोथल है अभी अपन ने पढ़ा कि गुजरात के किनारे है, अहमदाबाद में साबरमती और भोगवा नदी के किनारे था। तो ये जो वहां पर बंदरगाह है, क्या है? बंदरगाह या जिसे डॉक यार्ड कहते हैं। हड़प्पा का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था या जो व्यापारिक जो सभ्यता हड़प्पा की थी उसके जो प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते थे? लोथल से प्राप्त हुए। तो अभी अपन ने कहा था ये क्या था? बंदरगाह था। तो बंदरगाह पे अपन देखते हैं बंदरगाह को संचालित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यापार के लिए जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। अब जहाजों की आवश्यकता में अपन देखते हैं कि जो जहाज है समुद्र के अंदर चलते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जो दिशा सूचक यंत्र अपने को प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा का जो अभी अपन ने पढ़ा कि बंदरगाह जो है वो अपने को लोथल से प्राप्त हुआ। ये जो लोथल था हड़प्पा के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपने को दिखाई देता है कि भाई व्यापार हो रहा तो कैसे अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो हुआ? तो लोथल से अपने को एक फारस की मुद्रा प्राप्त होती है जिसके आधार पर अपन ने कहा कि फारस और हड़प्पा के बीच आपस में व्यापार हुआ और इस वजह से अपन उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा दे सकते हैं। जो फारस की मोहर मिली अपने को वो कहां से थी? लोथल के अंदर से, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अपने को प्रमाण देती है। उसके अलावा जो चावल का प्रथम साक्ष्य अपने को मिलता है वो कहां से था? लोथल से मिलता है। और एक ही रक्षा प्राचीर, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो कालीबंगा है उसकी दोहरी रक्षा प्राचीर मिलती है, लेकिन जो लोथल है उसमें क्या था? केवल एक ही रक्षा प्राचीर बनी हुई थी। अब बाकी जो अपन हड़प्पा की विशेषताएं जब पढ़ेंगे उसके अंदर नगर स्थापत्य कला की विशेषता पढ़ेंगे जिसमें भवन वगैरह किस प्रकार वहां पर बनाए गए थे। तो हड़प्पा के अधिकांश जो भवन बनाए गए थे उसके जो मुख्य दरवाजे थे, अब अपन आजकल देखते हैं कि अपन अपने जो मुख्य गेट हैं घर के वो कहाँ खोलते हैं? गली के जो मुख्य अपनी सड़क होती है उसके सामने खोलते हैं। लेकिन हड़प्पा के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि जो अधिकांश गेट खोले गए वो गली के मुख्य सड़क पर खोलकर पीछे वाले गेट पर गली में खोले गए थे। लेकिन लोथल जो एकमात्र स्थान हड़प्पा का है जहां पर एक मकान है उसका मुख्य गेट है वो कहाँ खोला गया था? मुख्य सड़क पर खोला गया था। बाकी सभी सभ्यताओं में जो पुरातात्विक स्थल है उनमें मुख्य सड़क पर गेट नहीं खोला गया था। ये अपन हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जब पढ़ेंगे उसके अंदर वापस पूरा देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं वहां पर मिली थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो मकान का दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर खोला गया था, मुख्य सड़क पर खोला गया था। तो ये लोथल की प्रमुख विशेषताएं या जो उनके प्रमुख अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो वहां पर एक ही रक्षा प्राचीर मिलती है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो सबसे प्रमाण अपने को पुख्ता प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलते हैं? लोथल से प्राप्त हुए। तो जो प्रमाण थे वो कैसे थे? एक तो वहां पर क्या मिली थी? फारस की मोहर मिली थी, और दूसरा वहां पर व्यापार के लिए दिशा सूचक यंत्रों का भी प्रयोग किया गया था। तो वहां से क्या प्राप्त होता है? दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुए थे। अब आगे पढ़ते हैं अपन चनूदड़ो। चनूदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के अंदर, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी के किनारे था?
तो सिंधु नदी के किनारे। ये जो दड़ो है, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ये दोनों कहाँ मिले थे? सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ मिले थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर। अब जो चन्नूदड़ो है वो किसके लिए फेमस था? तो चन्नूदड़ो अपने मन के बनाने के कारखाने के लिए फेमस हुआ था। जो मन के बनाए जाते थे उसके लिए जो कारखाना था वो कहाँ मिलता है? चन्नूदड़ो में। ये जो मन के है वो वहां पर कार्नेलियन पत्थर, किसका? कार्नेलियन पत्थर उसका बनता था। जो कार्नेलियन पत्थर है उसके द्वारा मन के वहां पर बनाए गए थे। तो ये अपने को कहां से मिलता है? चन्नूदड़ो के अंदर। जो चन्नूदड़ो की खोज है वो किसने की थी? एनसी मजमूदार और अर्नेस्ट मैके ने की थी। अब उसके अलावा जो सौंदर्य प्रसाधन था जैसे लिपस्टिक, उसका प्रमाण अपने को कहां से मिलता है? केवल पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सौंदर्य प्रसाधन है वो केवल और केवल कहां मिलता है? चन्नूदड़ो के अंदर। किस रूप में? तो लिपस्टिक का मिलता है। दूसरा जो है वो अपन अभी पढ़ा था कि अधिकांश हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों पर अपने को दुर्ग मिलता है, लेकिन जो चन्नूदड़ो है वहां पर अपने को कोई दुर्ग का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। चन्नूदड़ो में किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिल रहा था अपने को। उसके बाद जो अगला है वो है बनावली। अब बनावली जो है वो अपने को कहाँ मिला? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में रविंद्र सिंह बिष्ट है वो उन्होंने इसकी खोज की थी। और किस नदी के किनारे था? तो रंगोई नदी के किनारे था। अभी अपन ने बात की थी कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस लिए पूरे विश्व में फेमस हुई? तो दो वजह से फेमस मानी जाती है। एक तो उसका नगर नियोजन और दूसरा था उसका जल प्रबंधन। अधिकांश स्थलों पे अपने अपन देखते हैं कि हड़प्पा में किस प्रकार जल निकासी की व्यवस्थाएं हैं वो की गई, कि नालियां बनाई गई थी, उनको पत्थरों से ढका गया था। मुख्य सड़कों को मिलाने के लिए वहां पर अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। घरों से जो पानी निकासी है उसके लिए अलग नालियां बनाई गई। मुख्य सड़क के बीच से किस प्रकार साइड से नालियां है वो निकाली गई थी। लेकिन जो बनावली है वहां पर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था अपने को प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जल निकासी प्रणाली है उसका अभाव कहाँ से मिलता है? तो वो कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता था। उसके बाद जो अगली चीज अपने को बनावली से प्राप्त होती है वो था हल्का टेरिकोटा मॉडल। टेरिकोटा मॉडल का मतलब है कि जो मिट्टी है उसको पका के जो मूर्तियां या मॉडल बनाए गए थे उन्हें किस नाम से जाना गया था? टेरिकोटा के नाम से। तो जो हल है उसका प्रमाण टेरिकोटा के रूप में अपने को कहां से मिलता है? तो वो मिलता है बनावली से। तो अभी अपन ने दो पढ़ी वापस, एक तो पढ़ा चन्नूदड़ो और एक पढ़ा बनावली। तो बनावली दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जल निकासी प्रणाली का अपने को साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और दूसरी जो चीज थी वो क्या थी? हल्का टेरिकोटा मॉडल, की वहां पर हल्का जो टेरिकोटा मॉडल है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो आगे है वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा अपने को मिलता है गुजरात के अंदर। कहाँ मिलता है? गुजरात के अंदर। गुजरात में इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। अब जो सुरकोटड़ा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को प्राप्त हुई थी वो थी घोड़े का प्रमाण। घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा कहा गया कि जो ये घोड़ा है वो प्राक हड़प्पा के बाद का, या हड़प्पा की सभ्यता जो परिपक्व अवस्था में थी उसके बाद का है। हड़प्पा के अंदर बाकी किसी भी स्थल से अपने को घोड़े के साक्ष्य या घोड़े की किसी भी प्रकार की मृण मूर्तियां वगैरह प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद जो ये है वो हड़प्पा के पतन को दर्शाती थी, कि हड़प्पा के पतन के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये था सुरकोटड़ा जो अपने को गुजरात से मिलता है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है घोड़े की अस्थियां। लेकिन ये माना गया कि जो ये घोड़े की अस्थियां है वो उत्तर हड़प्पा काल की है, कि हड़प्पा के पतन के बाद की अवस्था में ये प्राप्त हुई है। उसके बाद अगला है वो है रंगपुर। रंगपुर कहाँ से मिलता है? तो ये भी गुजरात के अंदर से अपने को प्राप्त हुआ था। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एमएस वर्सज ने, माधव स्वरूप वर्सज जिनका पूरा नाम है। अब जो रंगपुर है वो किस लिए फेमस हुआ? तो रंगपुर फेमस होता है अपनी चावल की खेती के लिए। सबसे पहले अपने को जो चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं वो होते हैं रंगपुर के अंदर से। उसके बाद जो अगली चीज है वो है कि यहाँ से अपने को किसी भी प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति है वो प्राप्त नहीं होती है। किसी भी प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर रंगपुर से अपने को प्राप्त नहीं होती है। इसी के साथ गुजरात और रोल्दी है, ये दोनों बादर नदी के किनारे गुजरात के अंदर मिलते हैं। सॉरी, ये हरियाणा लिखा गया, यहाँ सही करें गुजरात। की जो रोल्दी और रंगपुर है ये दोनों गुजरात में बादर नदी के किनारे अपने को प्राप्त होते हैं। और रोल्दी जो वो है हाथी के अवशेष के लिए प्रसिद्ध हुआ, कि जो हड़प्पा सभ्यता में हाथी का जो अवशेष अपने को प्राप्त होता है वो कहाँ से था? रोल्दी के अंदर से प्राप्त होता है। तो जो
रंगपुर और रोजदी ये दोनों किसके किनारे प्राप्त हुए थे? भादर नदी के किनारे, गुजरात के अंदर। तो जो रोजदी है वो तो किसके लिए फेमस हुआ? हाथी के अवशेष के लिए। वहां से अपने को क्या प्राप्त होता है? हाथी का अवशेष। और जो रंगपुर है वो किसके लिए था? कि एक तो वहां पर चावल की खेती के प्रमाण मिले, और दूसरा क्या था? वहां से किसी भी प्रकार की मातृ देवी की मूर्ति अपने को प्राप्त नहीं होती है। बाकी सभी पुरातात्विक स्थल है, वहां से अपने को अधिकांश मात्रा में जो मृण मूर्तियां प्राप्त होती है उसके ऊपर मातृ देवी की प्रतिमाएं जो अंकन है वो किया गया था। अब उसके बाद अपना आखिरी बचता है वो है राखी गढ़ी। कि राखी गढ़ी है वो किसके लिए फेमस था? तो भारत में जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? राखी गढ़ी। ये कहाँ है? तो ये है हरियाणा, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर ये जो राखी गढ़ी है भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? तो एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खोज की गई थी। और फिर है मिथाथल, ये भी कहाँ है? हरियाणा के अंदर। जो मिथाथल और राखी गढ़ी ये दोनों कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और फिर जो रोपड़ है ये कहाँ था? पंजाब के अंदर। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे मिलता है। और इसके अंदर एक चीज जो अपने को प्राप्त हुई फेमस, वो था मानव और कुत्ते, इन दोनों की कब्र एक साथ मिलती है। मानव और कुत्ते को एक साथ कब्र के अंदर दफनाया गया था। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो रोपड़ के अंदर। और रोपड़ की जो खोज की थी वो किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो ये थे। और इसके अलावा जो रोपड़ है उसके अंदर अपने को 6 चरण मिलते हैं टोटल। जैसे अभी अपन ने पहले पढ़ा था ना कि मोहनजोदड़ो है वो 7 चरणों के अंदर उसका पतन और उत्थान हुआ था, उसी प्रकार जो रोपड़ है उसके 6 चरण अपने को प्राप्त हुए थे। तो अभी तक अपन ने आज जो पढ़ा वो पढ़े थे कि हड़प्पा के जो फेमस पुरातात्विक स्थल है उनसे कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष अपने को प्राप्त हुए। किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हड़प्पा के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में, फिर धौलावीरा, लोथल, चनुदड़ो, राखीगढ़ी, मिथाथल, रंगपुर, रोजदी और रोपड़। इन सभी चीजों के बारे में, इन्हीं पुरातात्विक स्थलों के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आगे अपन कल पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता अपन ने पढ़ी आज, उसकी अपन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा की कुल विशेषताएं जो है सामूहिक रूप से जो भी अपन ने पढ़ी सारी अलग अलग स्थानों से, इन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर अपन हड़प्पा का किस प्रकार उनका सामाजिक जीवन है, उनका आर्थिक जीवन है, उनका जो स्थापत्य कला था, जो उनकी नगरीय विशेषताएं थी वो कैसी रही, ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं।